कहते हैं जिसको इश्क तबीयत की बात है, कहते हैं जिस। वो जब गाती थी तो सुनने वाले अपने दिल का करार खो बैठते थे। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी। जब उनकी मादक आवाज फिजाओं में गूंजती थी तो उनके प्रशंसक मानो झूम उठते थे। लूंगी तूने चले जहां के तेरे बिना जाना है कहां। उन्होंने अपनी गायकी से एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसकी बराबरी कोई दूसरी गायिका नहीं कर पाई। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गायिका ने कभी संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे। क्या आप मानेंगे कि इनका भारत प्रेम इतना गहरा था कि विभाजन से पहले ही इन्होंने एक हिंदू नौजवान से शादी कर ली और लाहौर से मुंबई आ गई। तोड़ के दुनिया में किया हमसे किनारा। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने जीवन के आखिरी दौर में वो ऐसे गुमनाम हुई कि लोगों ने उन्हें उनकी मौत के कई वर्षों पहले ही श्रद्धांजलि दे डाली और बाद में उन्हें मीडिया वालों ने खोज निकाला जब सरकार को भी उनकी सुध आई और उन्हें सम्मानित किया। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। कौन थी वो गायिका और क्यों उन्होंने ताउम्र 5 वक्त नमाज पढ़ने के बावजूद अपने शव को दफनाने की बजाय दाह संस्कार की इच्छा जताई थी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। जान गई तुझे खैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। आज हम बात करने जा रहे हैं 40 और 50 के दशक की उस मशहूर गायिका की जिन्हें दुनिया शमशाद बेगम के नाम से जानती है। लता मंगेशकर और आशा भोसले आदि का युग शुरू होने से पहले भारतीय सिनेमा पर जिन गायिकाओं का दबदबा कायम था उनमें शमशाद बेगम प्रमुख थी। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी। हम आपको उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी से जुड़े हर पहलू की जानकारी देंगे, लेकिन पहले डालते हैं शमशाद बेगम के शुरुआती जीवन पर एक नजर। बचपन याद आए, ओ बचपन याद आए। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित पंजाब के लाहौर में एक मुस्लिम जाट परिवार में हुआ था। हालांकि हाल के वर्षों में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन खुद शमशाद बेगम ने अपने साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया है कि उनका जन्म स्थान वास्तव में लाहौर था, जो तब अविभाजित भारत का एक हिस्सा था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका परिवार खासा भरा पूरा था और उनके 8 भाई बहन थे। नन्ही शमशाद को गाने का बड़ा शौक था। स्कूल में बेंच पर खड़े होकर टीचर और क्लास के दोस्तों की फरमाइश पर खूब गाती थी। बड़े होकर उन्होंने शादियों के साथ साथ धार्मिक आयोजनों और पार्टियों में भी गाया। हालांकि उनके पास कोई संगीत प्रशिक्षण नहीं था। उन दिनों वायरल होने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे साधन नहीं थे, लेकिन उनके गायन कौशल की प्रसिद्धि उनके श्रोताओं की जुबानी आस पड़ोस में खूब फैली। कोई गाए दुनिया सुनाए, तेरे बिन चलिया रे। उनके पिता और फिल्मों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चाचा आमिरुद्दीन उनके प्रशंसक थे। वो चाहते थे कि शमशाद खूब नाम कमाए और वो उन्हें एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी GNOphone के ऑडिशन के लिए भी ले गए थे। शमशाद बेगम ने एक इंटरव्यू में बताया था, अंकल मुझे उस ऑडिशन में ले गए थे जिसे GNOphone कंपनी के संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने लिया था। ऑडिशन के दौरान मैंने बहादुर शाह जफर की एक गजल मेरा यार गर मिले मुझे जान दिल फिदा करूं और कुछ मर्सिया गाया। मास्टर साहब मेरी आवाज़ से प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे उसी दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुझे 12.5 रुपए की दर से 12 गाना गाने के लिए अनुबंध की पेशकश की गई थी, जो उस समय एक बड़ी धनराशि थी।
वह उस समय लगभग 12 या 13 वर्ष की थी। गुलाम हैदर साहब ने उनके गायन कौशल को निखारने में उनकी खासी मदद की। शमशाद जी को वो अपना चौमुखिया कहते थे, जिसका अर्थ है कि चौमुखी प्रतिभावान कलाकार, जो कोई भी गीत गा सकता है। फिल्मों में कदम रखने से पहले शमशाद जी ने जीएनओफोन म्यूजिक कंपनी के लिए कई भजन और लोकगीत गाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक पेशेवर गायिका के तौर पर उनका पहला गीत एक भजन था और रिकॉर्डिंग कंपनी ने उनका नाम उमा देवी रख दिया था। हालांकि अगली रिकॉर्डिंग में उनका नाम दोबारा शमशाद हो गया। इसी नाम के साथ उन्होंने धीरे धीरे रेडियो के लिए गायन में भी कदम रखा और संगीत निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया। 1930 के दशक में जब दिल्ली में रेडियो का दिल्ली केंद्र शुरू हुआ तो वहां से गाने का प्रस्ताव आया, लेकिन दूरी ज्यादा होने और तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। 1934 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर के ही एक युवा हिंदू वकील गणपाल लाल भट्टो से विवाह कर लिया। शमशाद बेगम साल 1932 में गणपत से मिली थी। उस जमाने में शादी छोटी उम्र में ही हो जाती थी। शमशाद के घर वाले भी उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद जिससे प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, उसी से शादी भी करना चाहती थी। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे। 1934 में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। लाहौर से लेकर अयोध्या तक नफरत की आग में जल रहे थे, पर शमशाद बेगम और गणपत लाल भट्टो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दो प्यार करने वालों को भला जमाने की फिक्र क्या। दोनों के घरों और समाज में इस विवाह को लेकर बहुत विरोध हुआ और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने युवा गायिका के प्रगतिशील आदर्शों की भी गवाही दी। इसके बाद 1935 में रेडियो का पेशावर केंद्र शुरू हुआ तो वहां भी उन्हें बुलाया गया। शमशाद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पेशावर थोड़ी दकियानूसी जगह थी और वहां उन्हें पहली बार बुर्का पहनना पड़ा था। 1937 में जब लाहौर रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई तो शमशाद वहां वापस गई थी। यमला जट और गवंडी 1 व गवंडी 2 जैसी पंजाबी फिल्मों के लिए लगातार हिट गाने देने के बाद शमशाद ने 1941 की फिल्म खजाची से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे दलसुख पंचोली और संगीतकार थे शमशाद बेगम के मेंटोर गुलाम हैदर साहब। फिल्म में उन्होंने सभी गाने गाए जो खासे लोकप्रिय हुए। कहते हैं इस फिल्म में शमशाद जी के गाने चलते ही दर्शक पर्दे पर सिक्के उछालने लगते थे। लेकिन यह फिल्म लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में ही बनी थी। अभी बम्बई का सफर बाकी था। उन दिनों बम्बई में देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, जहां शमशाद बेगम की शोहरत पहुंच चुकी थी। वह भी इस दौर के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक के पास। उन दिनों बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर महबूब खान एक बड़ा नाम थे। वो फिल्म तकदीर बनाना चाहते थे, जिसमें अभिनेता मोतीलाल के साथ 13 साल की नरगिस को लॉन्च करना चाहते थे। उस दौर की सबसे हिट गायिका नूरजहां की मैच्योर आवाज़ उनकी कमसीन अदाकारा से मेल खाती नहीं दिख रही थी, सो उन्हें एक कमसीन और सुरीली आवाज़ की तलाश थी। उन्होंने फिल्म खजाची के गाने सुने तो फौरन अपने सेक्रेटरी से कहा उसे अपनी अगली फिल्म के लिए बुक कर लो। सेक्रेटरी को शमशाद की खबर थी। उसने पलट कर जवाब दिया, साहब ये बुक नहीं होती। महबूब खान चौंके, पूछे क्या मतलब। सेक्रेटरी ने बताया कि शमशाद लाहौर में रहती हैं और उनके पिता उन्हें बाहर जाने नहीं देते। महमूद खान अगले दिन की फ्लाइट से लाहौर पहुंच गए। वहां उन्होंने शमशाद जी के पिता से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वो अपनी बेटी को कुएं का मेढक न बनने दे, बल्कि खुले समुद्र की मछली बनकर तैरने दे। उनके पिता ने महमूद खान की बात मान ली और इस तरह शमशाद का मुंबई दौरा शुरू हो गया। फिल्म तकदीर में कुल 10 में से 9 गाने में शमशाद बेगम की आवाज थी। जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा। सभी गाने सुपरहिट रहे और इसके साथ ही उनका सिक्का बॉलीवुड में जम गया। फिर गुलाम हैदर साहब के भतीजे आमिर अली को नवयुग प्रोडक्शंस की एक फिल्म मिली जिसका नाम था पन्ना, जिसमें भी शमशाद के गाए गीतों ने धूम मचा दी। तकदीर ने जो आग लगाई है बुझा दे,
उन दिनों नूरजहां और सुरैया जैसी गायिकाओं को अभिनय के भी प्रस्ताव मिलते थे। शमशाद जी को भी फिल्मों में रोल ऑफर हुए, लेकिन उनके पिता को एक्टिंग करियर पसंद नहीं था, जिसका सम्मान करते हुए उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया था, वह था गायन। 40 के दशक के मध्यम में शमशाद अपने पति के साथ मुंबई चली गई। फिर तो उस दौर के सभी नामी गिरामी संगीतकारों ने उनके आगे कतार लगा दी थी। भैया ने पहना है ताज रे, मैं तो ओढ़ूं गुलाबी। शमशाद बेगम लगातार शोहरत की नई बुलंदियां चढ़ रही थी। 1946 में आई फिल्म शिकारी, शाहजहां और शमा में उनकी आवाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। उनकी आवाज में एक गजब की मिठास थी और चुलबुलापन भी था। हवा में उड़ा जाए पिया की याद आए। हालांकि उस दौर में नेजल गायकी की लोकप्रियता कम हो रही थी और लता व आशा जैसी गले से गाने वाली गायिकाएं ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, लेकिन शमशाद बेगम की आवाज में वो जादू था कि फिल्मों में उनका एक गीत भी दूसरी गायिकाओं के सभी गीतों पर भारी पड़ता था। उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा चूम के। उनकी आवाज दूसरी गायिकाओं की आवाज से अलग होकर खनकती थी, इसलिए उन्हें कई डुएट ऐसे दिए जो मेल सिंगर्स के साथ ना होकर दूसरी फीमेल सिंगर्स के साथ थे। चलो पनिया भरन को चले सखी हिल मिल के चलो पनिया। महबूब खान साहब ने 1946 में जब अनमोल घड़ी बनाया तो उन्होंने अधिकतर गीत नूरजहां और सुरैया को दिए, लेकिन उनके एक ही डुएट गीत ने तहलका मचा दिया। यह गीत उन्होंने ज़ोहराबाई अंबाले वाली के साथ मिलकर गाया था। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ न। 1947 में हुए देश विभाजन के बाद भी शमशाद बेगम मुंबई में ही रह गई। तब तक वह संगीत प्रेमियों के लिए एक जानी पहचानी आवाज और फिल्म उद्योग में एक नाम बन चुकी थी। मेरे बा कमाली फिरा गया, मेरे बा कमाली। 1947 में संगीतकार सी रामचंद्र साहब ने जब अंग्रेजी धुन पर आधारित गाना संडे के संडे तैयार किया तो उसमें शमशाद बेगम को भी कई अंतरे गाने का अवसर दिया। यह गाना उन दिनों बेहद लोकप्रिय हुआ था। फिल्मों के लिए गायन किया। अपने दौर में शमशाद बेगम ने नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन जैसे हर प्रमुख संगीत निर्देशक के साथ काम किया। BBC को दिए एक साक्षात्कार में नौशाद साहब ने कहा था कि वह हमेशा मृदुभाषी रहती थी और निजी जिंदगी में बेहद संवेदनशील थी। उन्होंने 1949 में अंदाज का संगीत दिया तो एक गाने में लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम को भी उतारा। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा का संगीत दिया तो उसमें भी यही प्रयोग किया। उस दौर के दर्शकों का कहना था कि शमशाद बेगम की आवाज मानो दिल में उतर जाती है। हालांकि शमशाद बेगम अपने एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें फिल्म उद्योग में आने वाले उतार चढ़ाव से वास्ता नहीं था। ओपी नैयर जब पहली बार उनसे मिले थे तो वो एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने शमशाद जी से अपनी पहली फिल्म के लिए गाने के लिए गुजारिश की तो वह फौरन तैयार हो गई। इतना ही नहीं, जब ओपी नैयर का लता मंगेशकर से विवाद हो गया तो दूसरी कई गायिकाओं ने उनके साथ गाने को मना कर दिया तो शमशाद उनके बचाव में उतरी। 1941 से 1955 तक का दौर शमशाद बेगम के लिए स्वर्णिम दौर माना जाता है।
कहते हैं इस दौर में जो प्रोड्यूसर उनकी महंगी फीस का खर्च नहीं उठा पाते थे वो लता और आशा व उस दौर की दूसरी गायिकाओं से शमशाद बेगम की नकल कर गाने की डिमांड करते थे। शमशाद बेगम बेहद शर्मीले स्वभाव की थी, यहाँ तक कि अपने सबसे सफल होने पर भी वे मीडिया पब्लिसिटी से करवाती थी। वह शायद ही कभी पार्टियों में जाती थी और अगर गई भी तो कैमरे से दूर रहती थी। वो अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर भी नहीं जाती थी। यही वजह है कि उनकी अधिक तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने शुरुआत में अपने पिता की शर्त मानते हुए सिर्फ अपने काम से काम रखा और बाद में यही उनका स्वभाव बन गया। 1955 में अपने पति के निधन के बाद वो खबरों व सुर्खियों से दूर हो गई। दुनिया में नहीं कोई जिसे हाल सुनाए। कहते हैं जब ओपी नैयर ने उन्हें गायन के क्षेत्र में दोबारा वापस लाने के लिए एक मर्मिक अपील की थी। ओपी उनके जख्मों को कुरेदे बिना उन पर मरहम लगा गए। पत्रकार राजू भारतन ने अपने किताब आशा भोसले अ म्यूजिकल बायोग्राफी में बताया है कि कैसे ओपी नैयर साहब ने शमशाद बेगम से अपने लिए गाने की अपील की। ओपी साहब ने कहा था, लता मंगेशकर इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप मेरे बचाव में नहीं आई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इस पर शमशाद बेगम ने पलट कर कहा था, मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगी। लता मंगेशकर से कौन डरता है, कम से कम यह औरत तो नहीं जिसे शमशाद बेगम कहते हैं। शमशाद के गायन ने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में संगीत को जीवंत कर दिया। 1956 में आई फिल्म सीआईडी के गीतों में ओपी नैयर साहब ने उनके और आशा भोसले की आवाजों को मिलाकर एक अनोखा प्रयोग किया था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे। महबूब खान साहब ने अगले साल फिल्म मदर इंडिया बनाई तो संगीतकार नौशाद खान से खास अनुरोध करके उन्हें 4 गाने दिलवाए। ये सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए और श्रोताओं के सर चढ़कर बोले। इन गीतों को आज भी बजाया जाता है। वो उनके एक नई ताजगी का एहसास होता है। भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत लेने वाली मशहूर प्राशव गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हो गया। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत में भले ही कई वर्षों पहले दूरियां बना ली थी, किंतु अपने पूरे करियर में बेशुमार और प्रसिद्ध गानों को अपनी आवाज दी। उन्होंने न जाने कितने ही अनगिनत गानों को अपनी आवाज से सजाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उनकी बेटी उषा के मुताबिक, मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि उनकी मौत के बाद, मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही किसी को बताना कि मैं अब इस दुनिया से जा चुकी हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ से आई थी वहीं वापस जा रही हूँ। मैं सदा सबके साथ हूँ। ये खनकती आवाज अब अपनी जुबान से गाए गए गानों से ही सबके दिलों को सुकून देगी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास शमशाद बेगम या अन्य किसी हस्ती से संबंधित कोई जानकारी हो तो वह भी दर्शकों से साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।